गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, आपने गत वीडियो में प्रवास के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव विकास। मानव विकास, मानव का सर्वांगीण विकास, यानी आप कह सकते हैं कि मानव का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास मानव विकास कहलाता है। स्टूडेंट्स, पहले के समय में मानव विकास का तात्पर्य होता था केवल और केवल मानव के पास आय अर्जन के स्रोतों के आधार पर, यानी जिसके पास जितनी संपत्ति उसी के आधार पर मानव का उतना ही विकास। लेकिन आधुनिक समय में मानव विकास की परिभाषा बदल गई है। मानव विकास का मतलब है मानव का सर्वांगीण विकास, जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विकास हो तभी मानव विकास माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मानव विकास का मतलब है मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का विकास मानव विकास कहलाता है। अर्थात इन सभी पहलुओं पर सामाजिक, मानव का जो समाज है उसमें मानव का क्या हैसियत है, सांस्कृतिक, उसकी शिक्षा, उसका रहन सहन, उसका खान पान किस प्रकार का है, उसमें शामिल है। आर्थिक, उसका जो आय उपार्जन का तरीका है वो कैसा है, और राजनीतिक, उसकी राजनीतिक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच कैसी है, उस आधार पर हम मानव विकास की संकल्पना करते हैं। यानी अगर इन सभी पहलुओं पर मानव का पूर्ण प्रभुत्व है तो फिर उस क्षेत्र में उस मानव का सर्वांगीण विकास। हम मानव विकास को तो दो पहलुओं में समझ सकते हैं, एक वृद्धि और दूसरा विकास। वृद्धि और विकास, छात्रों अब तक आपने इसको हिंदी में पर्यायवाची के तौर पर पढ़ा होगा, वृद्धि और विकास। लेकिन यहाँ पर दोनों में पर्याप्त अंतर होता है भूगोल की दृष्टि से। जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, मात्रात्मक होती है। एक छोटा बच्चा जो 6 साल से बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो वो उसकी वृद्धि हो रही है। जबकि विकास हमेशा गुणात्मक होता है। अर्थात एक मानव का विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसके गुणों में वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि का मूल्य चुकाया जा सकता है, जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि
धनात्मक व ऋणात्मक होती है, जबकि विकास हमेशा सकारात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। जैसे मान लीजिए किसी नगर की किसी समय में जनसंख्या 10 लाख थी, 2001 में किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख थी, 2011 में उसी नगर की जनसंख्या में ऋणात्मक कमी देखने को मिली और 10 लाख से घट करके 9 लाख हो गई। तो ये उस शहर की वृद्धि थी जो धनात्मक हो सकती थी, यानी 2011 में वो 10 से 20 लाख भी हो सकती थी और वो ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कम भी हो सकती है। जबकि विकास हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा सकारात्मक ही होगा विकास। अगर हम उस देश की उस क्षेत्र की उस शहर की बात करें तो उस शहर में यदि कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो उस शहर के विकास की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए विकास हमेशा सकारात्मक होगा। तो इन आधार पर आप समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक होती है, यानी इसमें वृद्धि भी हो सकती है, धनात्मक वृद्धि भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होता है। तो ये मानव विकास के जो सांस्कृतिक आर्थिक पहलू है ना, उसको समझने के लिए आपको वृद्धि और विकास दो जो शब्द हैं इनको भी अच्छे से समझना होगा। अब हम आगे बात करते हैं मानव विकास के उपागमों के बारे में। मानव विकास के 4 उपागम माने गए हैं। पहला उपागम है आयु उपागम, विकास के मानव विकास के जो उपागम हैं उसमें महत्वपूर्ण है आयु उपागम। छात्रों को बताया पहले कि बहुत पहले प्राचीन काल में विकास का जो जरिया, विकास का जो स्रोत देखा जाता था वो आय को आधार मान करके, यदि हम उपागम का आधार मान सकते हैं तो आय को आधार मान करके विकास को परिलक्षित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी आय है, कितना कमा रहा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना वो खर्च कर रहा है। तो ये प्राचीन उपागम है। और इसमें आय के उत्पादन को आधार माना जाता है। एक मानव का आय का स्रोत क्या है, उसका आय उपागम। दूसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता छात्रों आपने पहले भी पढ़ी होगी कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। सुना हुआ आपने, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्तमान में मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताएं मानी। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा या वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा स्वच्छ
पेयजल, पांचवा चिकित्सा सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा और छठी और महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो है शिक्षा। तो पहले तीन थी रोटी, कपड़ा और मकान। अब इन तीन में और ये आधारभूत आवश्यकताएं, प्रत्येक मानव की ये आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये किसी को नहीं मिलती तो इससे आप वंचित नहीं रह सकते। सरकार आपका इन सुविधाओं के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाएगी और आपको ये सभी सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करवाएगी। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पेयजल, पीने के लिए जो शुद्ध पानी है वो, चिकित्सा सुविधाएं सारी और शिक्षा। इसी के तहत आप देख रहे हैं छात्रों कि आज स्वच्छ पेयजल, जहाँ जहाँ पर भी दूषित पानी है वहाँ पर सरकार के द्वारा स्वच्छ जल पेयजल योजना लागू की जा रही है। वहाँ पर एरो वगैरह लगा करके वहाँ पर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की स्कीम पर काम चल रहा है। चिकित्सा सुविधा में आप देखते हैं कि लगभग 600 प्रकार की दवाइयाँ सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जा रही हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, जो कि मानव के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए की जा रही है। और साथ में शिक्षा, आप देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में 0 से 14 वर्ष की जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है शिक्षा मिशन के तहत। ये सभी आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत मानव विकास के अंतर्गत शामिल है। अगला है कल्याण उपागम। मानव कल्याण के जरिए ही मानव विकास हो सकता है। और मानव का कल्याण किसमें है? मानव का कल्याण मानव की लिए जो ये आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने में है। इसमें मानव की जो रहन सहन, खान पान, मानव का जो जीवन स्तर है उसको किस प्रकार से उन्नत किया जाए, उसके लिए सड़कें बनाना, सड़कों का निर्माण करना, विद्यालय खोलना, चिकित्सालय, जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं कल्याण उपागम के अंतर्गत सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाती है। तो ये भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण उपागम है। चौथा है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम से मतलब है मानव की क्षमताओं में वृद्धि करना। मानव संसाधन के पहुंच के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करे। ये मूल तात्पर्य होता है क्षमता का, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए मानव को संसाधनों की आवश्यकता होती है और मानव संसाधनों तक पहुंच अपनी क्षमताओं के आधार पर कर सकता है। यदि उसकी क्षमताएं नहीं होंगी तो मानव अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए क्षमता उपागम मानव संसाधनों के लिए पहुंच को मायने रखता है। अगला जो हमारा टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ। छात्रों, इस प्रकार से मानव विकास के 4 उपागम माने गए हैं, वैसे ही मानव विकास के 4 स्तंभ माने गए हैं। यानी स्तंभ का मतलब होता है
आधार, जिसके द्वारा एक भवन का निर्माण किया जाता है वो आधार के रूप में होता है, नींव जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोल हैं, खंभे हैं मानव विकास के, वो 4 माने गए हैं। पहला समता, ऊपर आपने स्तंभों का भाग पढ़ा, यहाँ पर स्तंभ है समता। समता का मतलब समानता। जब तक मानव विकास संभव नहीं है, जब तक लोगों में समानता की भावना नहीं आएगी। एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करके ही मानव विकास किया जा सकता है। तो जब तक समानता नहीं होगी तब तक हम मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से मतलब है संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाए कि उनका उपयोग मानव स्वयं उचित प्रकार से करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख सके। तो सतत पोषणीयता संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें मानव खुद अब जिन संसाधनों का प्रयोग करा वो स्वयं आसानी से, सरलता से, उचित तरीके से कर सके और उसी संसाधन को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी प्रकार से बनाए रख सके जिस प्रकार से उसका उपयोग किया है। जैसे जल, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं, ये सभी संसाधन हैं, उनका बहुत ही उचित तरीके से, निर्धन तरीके से उनका उपयोग किया जाए, वो सतत पोषणीयता कहलाती है। तो सतत पोषणीयता और समता का तो समानता से है, जिसमें मानव सबको समान अवसर देकर के, यानी समानता या समान अवसर की संकल्पना कह सकते इसको, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, समता कहलाती है। सतत पोषणीयता जिसमें संसाधनों का पूरी तरीके से जो उपयोग है वो बहुत ही सही ढंग से किया जाए। तीसरा है उत्पादनता। उत्पादकता या उत्पादकता, तो इसमें मानव की भी क्षमताएं विकसित हो जिसके कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा, यानी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता कहलाती है। यानी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के कारण से वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और ज़्यादा क्रिएटिव होगा उतना ही वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, और ज़्यादा उत्पादन करेगा तो विकास स्वयं ही हो जाएगा, यानी मानव विकास में प्रवृत्ति आएगी। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्राप्त करना। मानव जब तक सशक्त नहीं हो सकता, जब तक उसमें क्षमता नहीं होगी, जब तक वह सतत पोषणीयता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक उसमें उत्पादकता की क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो जब तक ये नहीं होगी तब तक वह शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
शक्ति प्राप्त करने के लिए मानव को स्वतंत्रता में छूट मिलनी आवश्यक है। जब तक मानव में स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी निर्णय लेने की छूट नहीं होगी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता में छूट नहीं मिलेगी, तब तक मानव में सशक्तिकरण नहीं आएगा। और जब तक सशक्तिकरण नहीं आएगा तब तक मानव विकास संभव ही नहीं। आप देखते हैं हमारे भारत में महिलाओं में सशक्तिकरण नहीं पाया जाता है। अब वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को पहले कोई अधिकार नहीं थे। बहुत पहले तो उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, और बहुत से अधिकार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जैसे जैसे समानता बढ़ी है, तो वैसे वैसे उसको निर्णय लेने में छूट मिली है। और निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता में छूट मिली है, उसके कारण से आज हमारे भारत में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं सशक्तिकरण। तो इस प्रकार छात्रों, आपने आज की इस वीडियो में पढ़ा मानव विकास के साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, मानव विकास के उपागम क्या क्या हैं, और मानव विकास के स्तंभ क्या है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव विकास किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या मानव विकास क्या है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।